नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मेरे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चाहर जी। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर भी होने वाले हैं। आम जन यह सोचता है कि जो चुनाव है, यह चुनाव हिंदुस्तान के अंदर 1952 में इनकी शुरुआत हुई है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। हिंदुस्तान के अंदर चुनाव की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। उस सारी चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे इंद्रपाल चाहर जी की कब शुरुआत हुई हिंदुस्तान के अंदर चुनाव की। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो 1857 का संग्राम था, वह संग्राम हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दिला पाया। यह तो एक सच्चाई है, लेकिन इसमें एक सच्चाई और भी है। वह आज़ादी तो नहीं दिला पाया, लेकिन उस संग्राम ने हिंदुस्तान को काफ़ी सारे अधिकार दिलवाए। वह सारी बातें हम आपको इस चर्चा के अंदर बताएंगे। इंद्रपाल जी, जो चुनाव है अमूमन यही माना जाता है कि 1952 से हुई, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होती है? कुलदीप भाई, सबसे पहले तो जब आपने क्रांति की बात की 1857 की, तो जो 1857 की क्रांति थी, उसके बाद जो आवाज थी भारतीयों की, वो इंग्लैंड तक पहुंची। और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सारा देखभाल का काम था वो अपने हाथों में ले लिया था। और उनको ये महसूस हुआ कि भारत में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और जब उन्होंने इस चीज का अध्ययन किया भारत का क्रांति के बाद, तो उनके दिमाग में आया कि थोड़ी बहुत अधिकार भी भारतीयों को देने चाहिए। तो इसका प्रूफ हमें मिलता है। एक बहुत अच्छी इतिहास की किताब लिखी है, इतिहास की धरोहर हांसी। जगदीश सैनी बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। और इतिहास की धरोहर हांसी की जो किताब है, उसमें पेज नंबर 175 पर इंपीरियल गजट पंजाब का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है कि 1884 में हांसी में नगर पालिका का गठन किया गया। और उसके साथ ये भी लिखा कि 1884 में ही हांसी के साथ साथ पूरे संयुक्त पंजाब में जो शहर थे उनमें नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। और ये पहली शुरुआत थी भारतीयों को थोड़ा बहुत महत्व देने की, या जो प्रशासन था, शासन था, उसमें भागीदारी देने की। तो इसमें जो नगर पालिका का चेयरमैन होता था वो सरकारी अधिकारी होता था, लेकिन जो चेयरमैन पार्षद चुने जाते थे वो उप प्रधान चुनते थे। वो मतलब जो एमएलसी द्वारा पार्षद द्वारा चुना जाता था। इसके बाद कुलदीप भाई आता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड फंस गया और उसको जरूरत थी, क्योंकि उनके पास सैनिक कम थे, काफी सैनिक उनके मारे गए थे। जर्मनी ने उनको काफी नुकसान पहुंचा दिया। तो अंग्रेजों ने भारतीयों से अनुरोध किया, जो भारत के नेता थे उनसे अनुरोध किया कि आप जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें हमारी मदद करें। और जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा, हम और अधिकार भारतीयों को प्रशासन के बारे में, शासन के बारे में और अधिकार भारतीयों को देंगे। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अपना वादा निभाते हुए अंग्रेजों ने एक कमीशन का गठन किया, जिसका नाम रखा था, उन्होंने एक कमीशन भारत भेजा था। इस कमीशन के अध्यक्ष थे उस समय के तत्कालीन भारत मंत्री जेम्स फोर्ड, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड। इन्होंने 1916 से लेके 1920 तक अध्ययन किया और उसके बाद इंग्लैंड की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर इंग्लैंड की सरकार ने भारत में काफी प्रशासनिक सुधार किए। इन सुधारों को आप इतिहास में भी पढ़ सकते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के नाम से जाना गया। जो ये कमीशन भारत आया था, इसमें चौधरी छोटूराम की सलाह पर चौधरी लालचंद फोगाट ने 3 प्रस्ताव रखे थे और ये तीनों प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए थे। जो 1920-21 में चुनाव होने थे एमएलसी के, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पहले चुनाव कब हुए, तो ये 1920-21 में बैठते हैं। और इन चुनाव से पहले जो एमएलसी के चुनाव इनको बोला जाता था, जो इनमें चुनाव होने थे, चुनाव से पहले जो 3 प्रस्ताव रखे गए लालचंद फोगाट द्वारा, वो 3 पॉइंट उनमें रखे गए। एक तो देहाती और शहरी सीटें अलग अलग होनी चाहिए। देहात की सीट पर केवल देहाती चुनाव लड़े, शहर की सीट पर केवल शहरी चुनाव लड़े। दूसरा था जो ये सारी जो संरचना की गई थी, बातचीत का जो फार्मूला बनाया गया था, तो इसकी अध्यक्षता सर छोटूराम जी कर रहे थे उस वक्त। देखिए, सर छोटूराम और लालचंद फोगाट दोनों साथ साथ मिलकर चल रहे थे। और इन चौधरी छोटूराम ने लालचंद फोगाट को आगे किया था, इन्होंने प्रस्ताव रखे थे। और एक मांग इसमें यह भी थी कि जनसंख्या के आधार पर और जो कर देते हैं लोग, करों की जो वसूली होती है, उसके आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाए। 90% सीटें ग्रामीण क्षेत्र को दी जाए और
और 10% सीटें शहरी क्षेत्र को दी जाएं। जी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो सुधार लागू हुए उसमें भारतीयों को इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया जी। और इसमें 1919 में ये लागू हुए थे और इसको बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 जी। इसके तहत ये 1920-21 में पहला चुनाव हुआ था पंजाब विधान परिषद का। तो इसमें चौधरी लालचंद और चौधरी छोटूराम ने जो 3 प्रस्ताव रखे गए थे उन प्रस्तावों को मंजूर करते हुए कुल जो सीटें विधान परिषद की यानी एमएलसी की जो सीटें रखी गई थी वो 71 सीटें रखी गई थी। इन 71 सीटों से अलग 22 ऐसे लोग थे जिनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाना था। और इस चुनाव की जो सबसे बड़ी खास बात थी उस समय तक कोई पार्टी नहीं बनी थी। जिसने भी चुनाव लड़ा वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। तो इसमें कुलदीप भाई अगर सीटों के वर्गीकरण की बात करें, देखें जब संयुक्त पंजाब था तो उसमें सिख भी बहुत अधिक संख्या में थे, मुस्लिम भी थे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था ये। जो आज पाकिस्तान में पंजाब है वो भी इसी में था उस टाइम। तो पूरा पंजाब जिसमें आज का पंजाब, आज का हरियाणा और पाकिस्तान का जो पंजाब है वो भी इसमें था। इसमें कुल मिला के 71 सीटें थी टोटल सारे पंजाब की जी। तो इसमें जो वर्गीकरण किया गया था 71 सीटों का वो इस प्रकार किया गया था कि गैर मुस्लिम सीटें जिस पर खासकर हिंदू ही खड़े हो सकते थे, जो शहर थे शहरों की 7 सीटें बनाई गई और 13 बनाई गई ग्रामीण क्षेत्र की। कुल 20 सीटें ऐसी थी जो गैर मुस्लिम थी जिस पर मुस्लिम खड़े नहीं हो सकते थे और 32 सीटें ऐसी थी जो स्पेशल मुस्लिम के लिए बनाई गई थी जिसमें 5 सीटें शहरी थी और 27 सीटें मतलब ग्रामीण क्षेत्र की थी। और अगर सिखों की बात करें तो इसमें फिर इंद्रपाल जी जो इसमें सीटों की अगर हम बात करें तो जो सीटों का आंकड़ा है मुस्लिम ज्यादा है, यानी कि फिर इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। देखो जो पंजाब में जो पंजाब का क्षेत्र है पाकिस्तान में चला गया, जैसा पहले मैंने आपने बताया वो भी इसी में था। अगर उसको जोड़ दोगे तो मुस्लिम आबादी तो उस टाइम पंजाब में ज्यादा थी। तो उसमें सिखों के लिए रखी गई थी शहरी सीट थी वो एक रखी गई थी और 11 सीटें थी वो ग्रामीण रखी गई थी। कुल मिलाकर सिखों के लिए 12 सीटें रखी गई थी। तो ये सीटें बैठती हैं 64, 13 शहरी और 51 ग्रामीण। इसके बाद 7 सीटें और थी वो विशेष तौर पे रखी गई थी जिसमें अगर बात करें तो 3 सीटें रखी गई थी जो बड़े जमींदार थे पूरे पंजाब के, जिसके पास आप कह सकते हैं कि 500 400 एकड़ के 1000 एकड़ के जो बड़े जमींदार थे 3 सीटें उनके लिए रखी गई थी। इसमें एक थी सामान्य सीट, एक थी मुस्लिम सीट और एक थी सिख सीट। ये 3 सीटें बड़े जमींदारों के लिए रखी गई थी और एक क्षेत्र था बलूचिस्तान, एक सीट उसके लिए रखी गई थी जो बलूचिस्तान का एरिया जो जम्मू के ऊपर लगता है। और एक सीट रखी गई थी पंजाब विश्वविद्यालय के लिए और एक सीट रखी गई थी पंजाब वाणिज्य और व्यापार। और एक सीट रखी गई थी पंजाब उद्योग के लिए। तो कुल मिलाकर ये सीटें बैठती हैं 71। तो इन 71 सीटों में जो चुनाव हुआ उसके परिणाम भी आए और इससे पहले हम ये भी बता दें कि कब इसका आयोजन हुआ। अगर नामांकन पत्रों की दाखिल की बात करें तो 5 नवंबर 1920 तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। 9 नवंबर 1920 को नामांकन पत्रों की जांच हुई और दिसंबर में ये मतलब चुनाव हुए थे और दिसंबर में ही मतलब इसकी गिनती हो गई थी। लेकिन इसका जो कार्यकाल माना जाता है वो जनवरी 1921 से माना जाता है क्योंकि मंत्री परिषद की जो पहली बैठक थी वो 8 जनवरी 1921 को हुई थी। चाहे लोकसभा है या विधानसभा है आज भी तो उसका कार्यकाल मानते हैं वो मंत्री परिषद की जो बैठक होती है पहली बैठक उससे उसका कार्यकाल माना जाता है। तो इसका जो कार्यकाल माना जाता है 8 जनवरी 1921 से माना जाता है। अच्छा। तो इसमें चौधरी लालचंद फोगाट का हमने जिक्र किया, वो बालोट गांव से थे और उत्तर पश्चिम रोहतक सीट से वो खड़े हुए थे, वो इसमें चुनाव जीत गए थे। लेकिन इतना बड़ा नाम है आज के दिन भी चौधरी छोटूराम का नाम। आज भी जो छोटा बच्चा है वो भी छोटूराम क्योंकि मेरे भी मन में ये सवाल था जो चौधरी लालचंद फोगाट हैं बालोटिया ये कौन है, क्योंकि जो उस वक्त भी सर छोटूराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था तो सामान्य आदमी तो नहीं था। लेकिन इसके परिवार के बारे में आजकल हम जानते नहीं है कि इसका परिवार राजनीति में नहीं, क्या कारण है, ये कौन सा परिवार है? ये देखिए बालोटिया परिवार बहुत बड़ा परिवार है और आमतौर पर युवा वर्ग भी बड़े भी क्रिकेट आजकल बहुत देखते हैं। तो जिन्होंने क्रिकेट देखी है उन्होंने डीएलएफ का नाम भी जरूर सुना होगा क्योंकि विश्व कप भी आ गया और क्रिकेट भी आ गई। उसमें हॉकी को भी एक बार स्पॉन्सर किया था, स्पॉन्सर इसने डीएलएफ ने किया है। तो जो लालचंद का नाम आप बता रहे हैं
तो ये इसके जो आगे परिवार, यानी कि जो डीएलएफ हाउसिंग इसके सोसाइटी परिवार में आगे दिल्ली की जी, दिल्ली की जो सोसाइटी है डीएलएफ है, वो इसके परिवार ने आगे चला, इसके चला जी, इतना बड़ा परिवार, यानी कि जो डीएलएफ ग्रुप के मालिक हैं वो भालोटिया परिवार से, भालोटिया परिवार से है। जी जी। तो साथ ही ये हो भालोटिया परिवार। तो छोटूराम की अगर हम बात करें तो चौधरी छोटूराम ने दक्षिणी पूर्वी रोहतक सीट से चुनाव लड़ा था जी, लेकिन उस समय जैसा कि हम लालचंद फोगाट के बारे में बात की, एक और बहुत बड़ा नाम उस समय था स्वरूप सिंह बादली जी। तो सर छोटूराम स्वरूप सिंह बादली से चुनाव हार गए थे 1920 में, ये एक अच्छा, बहुत बड़ी बात थी उस समय। लेकिन देखिए कुलदीप भाई, लोकसभा का चुनाव, तो कारण क्या था, मतलब इतने बड़े नेता, जैसा कि लोकसभा का चुनाव आपने अभी देखा हुआ, हाँ, तो विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, प्रोपोगंडे बहुत इसमें फैलते हैं जी, तरह तरह की अफवाहें चुनाव से 1 या 2 दिन पहले फैलाई जाती हैं। ये आज से नहीं है, प्रोपोगंडा जब से चुनाव की शुरुआत हुई है। तो उस समय क्या हुआ था कि चौधरी छोटूराम को एक साजिश के तहत रहा गया था जी। चौधरी छोटूराम के सामने जैसा कि मैंने बताया स्वरूप सिंह बादली खड़े थे जी। तो सालावास गांव का एक धनी सेठ था जी। उसने चुनाव से 1 रात पहले जी। बहुत सारे ऊंटों का प्रबंध करके जी। और उनके साथ एक आदमी रख दिया, क्योंकि व्हीकल के रूप में ऊंट ही थे उस समय ज्यादातर। तो उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक गांव में जी। जो गुलिया खाप के थे, चौबीसी खाप के जो गांव थे जी। उनमें ऊंटों पर अपने आदमी भेज दिए जी। और ये अफवाह फैला दी जी। कि गुलिया खाप और चौबीसी खाप ने जो स्वरूप सिंह बादली है जी। उनका समर्थन कर दिया है जी। इस अफवाह के बावजूद चौधरी छोटूराम केवल 22 मतों से आ रहे थे, केवल 22 मत, केवल 22 मतों से इसमें आ रहे थे। जी जी। तो अगर आज का जो हरियाणा है जी जी 1966 में अलग हुआ है, हाँ जी हाँ, इस क्षेत्र की बात करें तो जो 71 सीटें थी जी। उसमें से 11-12 सीटें उस समय की बैठती हैं। अच्छा, पूरा जो आज का हरियाणा है जी, जी। उस समय केवल 11 या 12 एमएलसी उस समय बने थे। जी। तो इसमें अगर परिणाम की बात करें तो जो हिसार की सीट थी जी। उसमें राय साहब लाजपत राय ने जी। जीत दर्ज करी थी। जी जी जी। और दक्षिणी पूर्वी रोहतक की अगर बात करें तो उसमें राय बहादुर सिंह बादली, जैसा जी। कि पहले भी जिक्र कराया जी, जी। है, छोटूराम को उन्होंने हराया था। हाँ जी हाँ। उत्तर पश्चिमी रोहतक से राय बहादुर लालचंद फोगाट, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, जी। इन्होंने जीत दर्ज करी थी। जी। जो गुड़गांव ग्रामीण सीट थी उसे राय बहादुर लेफ्टिनेंट बलबीर सिंह ने जीत दर्ज करी थी। जी। करनाल ग्रामीण सीट से बंश गोपाल ने जीत दर्ज करी थी, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई थी और बाद में दुनी चंद इस पे जीते थे। जी। अम्बाड़ा शिमला सीट थी ग्रामीण, उसमें दयाराम जीते थे। सिरसा क्षेत्र के जो दक्षिणी पूर्वी कस्बे थे, छोटे कस्बे, जी। उनमें लाला आत्माराम जीते थे। जी। और अम्बाड़ा छावनी के आसपास के जो छोटे कस्बे थे उनमें राय साहब पन्ना लाल ने जीत दर्ज करी थी। जी जी। इसमें अगर सिख ग्रामीण सीट की बातें करें जी। तो सिखों में जो अम्बाड़ा मंडल था जी। उसमें राय साहब रसा सिंह जीते थे। जी। और मुस्लिम ग्रामीण सीट की अगर बात करें तो मुस्लिम ग्रामीण सीट में गुड़गांव हिसार, मतलब हिसार से लेकर गुड़गांव तक जितने भी गांव थे उनमें एक जितने मुसलमान रहते थे उनके लिए स्पेशल सीट थी जी। गुड़गांव हिसार मुस्लिम ग्रामीण। जी। तो इसमें मोहम्मद अयात खान जीते थे। जी। और गोहाना अम्बाड़ा की जो मुस्लिम ग्रामीण सीट थी उसमें सैफ अली खान इसमें जीते थे। अच्छा, तो ये हो गई 11-12 सीटें। जी। इसके बाद जैसा कि हमने 71 सीटों का जिक्र किया था जी। और उसमें कुछ विशेष सीटें थी जिसमें पंजाब लैंड होल्डर थे या भी पंजाब विश्वविद्यालय था। जी, जी। इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें जो पंजाब के बड़े जमींदार थे 400, 500, 1000 एकड़ के, जी। तो उसमें जो सामान्य सीट थी जी। उसमें राजा नरेंद्र नाथ जीते थे। अच्छा। और जो पंजाब की मुस्लिम सीट थी लैंड होल्डर की बड़ी, जी। उसमें फजले हुसैन जीते थे। जी। और सिखों में पंजाब सीट पर हरदिल सिंह बाली ने जीत दर्ज करी थी। जी। बलूचक क्षेत्र की हमने बात करी जैसे आपने भी जी। जिक्र किया था, जी, जी। उसमें जमाल खान लदारी इसमें जीते थे। जी। पंजाब विश्वविद्यालय की बात करें तो मनोहर लाल जी ने इसमें जीत दर्ज करी थी। जी। वाणिज्य और व्यापार में एडवर्ड ई क्लार्क ने जीत दर्ज करी थी। जी। और पंजाब का जो उद्योग था जी। उसमें हरकिशन सिंह लाल थे जो कि उद्योगपति थे, उन्होंने इसमें जीत दर्ज करी थी। जी। तो 8 जनवरी 1921 से लेके 27 अक्टूबर 1923 तक इसका कार्यकाल रहा था। जी। और इस दौरान विधान परिषद की कुल 98 बैठकें आयोजित की गई थी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की, यह चर्चा हमने कहाँ से ये सारे आंकड़े जुटाए हैं, ये कहाँ से हमने तथ्य लिए हैं, इंद्रपाल जी तथ्य कहाँ से लिए गए हैं ये? कुलदीप जी, अगर तथ्यों की बात करें तो इसमें
कार्यवाही पंजाब विधान परिषद, जी। जैसे आज भी हरियाणा विधानसभा की जो परिषद होती है, हाँ लोकसभा की जो कार्रवाई होती है, जी, जी। उसको लिखा जाता है। जी, जी। तो कार्यवाही पंजाब विधान परिषद की थी 8 जनवरी 1921, पेज नंबर 5 और 6, भारत सरकार अधिनियम 1919, धारा 20, कार्यवाही पंजाब विधान परिषद 27 अक्टूबर 1923, पेज नंबर 387। तो ये तथ्य इस हिसाब से इसमें जुटाए गए हैं। जी, तो साथियों ये हमने चर्चा की कि हिंदुस्तान के अंदर चुनाव कब हुए, पहले चुनाव, और वैसे हमारे पास पूरा आंकड़ा भी है कि जो पूरी की पूरी सीटें थी उन सीटों पर कौन जीता, पर वीडियो लंबी हो जाएगी। हम आगे पार्ट 2 में अगर दर्शक कहेंगे तो वो सारी जानकारी देंगे। बाकी आपको ये हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथियों इस प्रकार की वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।